लेबोरेटरी थर्मामीटर जिसको हम यूज़ करते हैं जब हम लैब में काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास जो मेज़रिंग स्केल्स है 3 तरह के हो गए टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। एक सेल्सियस स्केल है, एक फ़ारेनहाइट स्केल है और एक केल्विन स्केल है। और केल्विन जैसा हमने पढ़ा SI यूनिट है किसकी, टेम्परेचर की। सेल्सियस स्केल का जो नाम है वो एक स्वीडिश साइंटिस्ट एंडर्स सेल्सियस के नाम से रखा गया, ठीक है। एंड सेल्सियस स्केल, डिग्री स्केल, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। यानी सेल्सियस स्केल कहाँ से कहाँ तक चलता है, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट के नाम से रखा गया, जो एक साइंटिस्ट थे। इसका अपर फिक्स पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और लोअर फिक्स पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो सेल्सियस स्केल है उसमें 100 डिविजन्स है और फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिविजन्स है। समझ में आ गई बात। जैसे तुम्हारे रूलर पे नहीं होते स्केल्स पे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, राइट, यानी ग्रेजुएटेड होता है, मार्किंग होती है। इसी तरह थर्मामीटर पे भी होती है, ठीक है। अब इनका रिलेशनशिप भी तुम्हें समझाया होगा कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के जो इंटर कन्वर्जन है हम कैसे करते हैं। अगर हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, C/100 इज इक्वल्स टू F-32/180, ठीक है। जैसे हमने मैथ्स में नहीं पढ़ रखा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, लाइक यस। इसी तरह इसमें भी हम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल्सियस टू केल्विन भी हम कर सकते हैं, केल्विन टू सेल्सियस भी कर सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे सीनियर क्लासेस में आएगा, ठीक है। देन हम आते हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। जैसा मैंने बताया, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर को हम यूज़ करते हैं किसमें, बॉडी टेम्परेचर लेने में, और लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ होता है किसमें, लैब्स में, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है ये इसके अंदर क्या, ये दोनों ही ग्लास के बने हुए हैं और अंदर क्या है, इसमें कैपिलरी ट्यूब होती है जिसमें क्या भरा होता है, मरकरी होता है, ठीक है। इसमें मरकरी फिल्ड होती है और द अपर एंड ऑफ दिस ट्यूब इज सील्ड, और इसको फिर सील कर दिया जाता है। नीचे बल्ब है जिसमें मरकरी डाला रहता है और ऊपर एंड उसको सील कर दिया जाता है, किसको, कैपिलरी को। और जो पूरा स्टैम है जो ट्यूब लाइक दिखता है ग्लास का, उस पर मार्किंग होती है आइदर इन डिग्री सेल्सियस और इन डिग्री फ़ारेनहाइट। जो कॉमनली हम लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करते हैं वो -10 डिग्री सेल्सियस टू, आप देखो, 110 डिग्री सेल्सियस तक ग्रेजुएटेड होते हैं, ठीक है। द अपर फिक्स पॉइंट कितना हो गया, 110 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस, जनरली 110 डिग्री सेल्सियस ही होता है। और लोअर फिक्स पॉइंट है 0 डिग्री और -10 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मामीटर भी कुछ इसी तरह का बना होता है और इनको यूज़ करने में भी हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है, जो तुम अब इसमें अच्छे से पढ़ चुके होंगे कि किसी भी जिस भी वेसल्स में हमने उसको रखा है उसका बॉटम भी नहीं टच करना चाहिए, उसकी वॉल को भी टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वो हमें प्रॉपर रीडिंग नहीं देगा। स्टूडेंट्स, पढ़ने के बाद जब टीचर पढ़ा देता है या जब टीचर पढ़ाने वाला होता है, दोनों ही से पहले और बाद में अगर बच्चा बुक की रीडिंग कर लेता है, या आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो, आपके जो मैं वीडियो भेज रही हूँ, एक रीडिंग करने से एकदम क्लियर हो जाती है कि हमने क्या समझा और क्या पढ़ा, है ना। क्लिनिकल थर्मामीटर में, द लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से नहीं मेज़र कर सकते, ठीक है।
इसके लिए हमने क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करना होता है, जिसमें एक किंक बना हुआ है। देखो तुम्हारी बुक में डायग्राम दिया हुआ है। बल्ब में मरकरी फील्ड है, फिर कैपिलरी से कनेक्टेड है ये बल्ब, और ये किंक है। ये किंक क्या करता है, जैसे ही हम बॉडी टेम्परेचर मेज़र करके बाहर निकालते थर्मामीटर को अंडर आर्म से या अंडर द टंग से, तो टेम्परेचर उसको मरकरी लेवल को जल्दी से फॉल नहीं होने देता, गिरने नहीं देता, सो दैट वी कैन ईजीली रीड द टेम्परेचर व्हाट इज़ देयर। इसमें भी हाउ टू यूज़ है, हमें उसको 0 डिग्री तक लाना होता है शेक करके, ठीक है ना। उसको अच्छे से होल्ड करना पड़ता है जर्क करने पर, नहीं तो वो टूट सकता है। एटलीस्ट 2 मिनट तक बॉडी के टच में वो रहना चाहिए, हॉरिजॉन्टली पकड़ के, ताकि बॉडी का टेम्परेचर उसमें प्रॉपर परफेक्ट हम ले सकें, ठीक है। मतलब आपको प्रिकॉशंस वापस एक बार पढ़ लेनी चाहिए बिफोर वी यूज़ दीज डिवाइसेस। Mercury thermometer need utmost care. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of. If a thermometer breaks, जैसे टंग के अंडर में जब यूज़ करते तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत होती है। Nowadays digital thermometer is also available which do not use mercury. इसमें mercury का यूज़ नहीं होता, ठीक है। टेम्परेचर रीड करने पे भी हमें प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है ना। उसको वॉश करें यूज़ करने से पहले, किसको, थर्मामीटर को, जो तुम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो। इसके बाद हॉरिजॉन्टली उसको होल्ड करें, कीप द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइड, जो तुम्हारी आँखों के सही सामने हॉरिजॉन्टली हो तो हम उसको अच्छे से रीड कर पाते हैं। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, टूट सकता है ना, हमें बहुत ध्यान रखना होता है। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब, नहीं तो रीडिंग सही नहीं आएगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी उसमें ऐड हो जाता है। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट, गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में, या अगर दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर वेरिएशन है और वो कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनमें हीट का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। यानी कोई चीज़ गर्म कब है, क्योंकि वो हीट अप हो गई है, गर्म कर दी गई है, और उसकी हीट रिलीज़ हो गई, यानी अब उसके में से गर्मी जो वार्मथ है वो लूज़ कर देता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो ठंडा हो जाता है, कोल्डर हो जाता है। अगर जैसे हमने चाय के कप में चाय रखी है तो वो बहुत गर्म होती है ना, और अगर हमने उसको सॉसर में यानी प्लेट में कर दिया तो वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सॉसर में क्या है, जो हीट है वो सरफेस इंक्रीज़ होने से डायरेक्ट एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। और तुमने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो प्लेट है वो भी गर्म होगी, और जिस कप में तुमने उसे डाला वो भी गर्म हो गया, यानी कप पहले ठंडा था, जैसे ही चाय उसमें डाली या गर्म दूध उसमें डाला वो गर्म हो जाता है, यानी हीट चाय या दूध से उसमें कप में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी तरह सॉसर में भी क्या होता है, हाँ, प्लेट में भी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी एट ए हाई टेम्परेचर टू अनदर बॉडी और to another part of the same body at a lower temperature is called transfer of heat. अब हीट ट्रांसफ़र के भी 3 वे आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे। एक तो था कंडक्शन, यस, जैसे हमने तपेली में दूध गर्म किया और स्पून से उसको स्टर करते तो स्पून गर्म हो जाता है। इसी तरह सब्जी में भी अगर हमने चम्मच को रखा तो वो गर्म हो जाता है, फिर हम उसको पकड़ नहीं पाते। तो क्या होता है, अगर कोई जो सब्सटेंस आपने यूज़ किया या जो मटेरियल या जो ऑब्जेक्ट तुमने यूज़ किया वो सॉलिड है, तो उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड है, यस, उनके बीच में मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ही नहीं के बराबर होता है, यानी वो पैक होते हैं। तो उनमें क्या होता है, हीट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे कंडक्ट होती है, ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफ़र होती जाती है, ठीक है ना।
तो कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, या ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड्स इज इन द वे ऑफ कंडक्शन। और लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, तो वो पार्टिकल्स खुद मूव कर सकते हैं इजीली, तो बाय मूविंग दे ट्रांसफ़र द हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, यानी कन्वेक्शन करंट्स होती हैं। और रेडिएशंस में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, यानी तुमने देखा कंडक्शन में सॉलिड है यानी मीडियम इज़ देयर, कन्वेक्शन में लिक्विड्स है मीडियम इज़ देयर, बट इन केस ऑफ रेडिएशन नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। समझ में आ गई? कंडक्शन में तुमने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, बिल्कुल एक एक्टिविटी परफॉर्म की होगी जिसमें जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि अगर गर्म चाय या दूध में आपने स्पून रख दिया तो इट गेट हीटेड, अपन उसको पकड़ते हैं तो वो गर्म लगता है, बिकॉज इट इज़ इन टच ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट। और जो स्पून है वो भी एक सॉलिड सब्सटेंस का बना हुआ है, तो उसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, यानी उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। तो एक बार हम इसको पढ़ें, डिफाइन को हमें आनी चाहिए। कंडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन अ बॉडी फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल। क्यों? क्योंकि वो इतने लूजली पैक्ड नहीं होते कि उनमें मूवमेंट हो, दे कैन वाइब्रेट ओनली ऑन देयर प्लेस। समझ आ गई बात? और ये देखो तुम्हारी बुक में भी स्पून का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक कैंडल पे उसको गर्म कर रहे हैं और वो तुम्हें भी बहुत जल्द गर्म फील होने लगता है। देन अगर हम यहाँ देखा कि अगर आपने स्पून रखा था तो वो गर्म हो गया, लेकिन अगर आप वुड रख देते तो क्या वो इतना गर्म होती है? कोई भी स्टिक रख दिया आपने या कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट रखा तो क्या वो इतना गर्म होता है जिसको होल्ड करना डिफ़िकल्ट हो? यस। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि जिस मटेरियल से हीट पास हो जाती है उसको हम कहते हैं कंडक्टर, और जिन मटेरियल से हीट पास नहीं होती है सब्सटेंसेस विच डज नॉट अलाउ हीट टू पास, द सब्सटेंस और मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर insulator, are the materials which allow heat to pass through them easily are called conductors। और तुम सब बहुत अच्छे से जानते हो कि जो हमारे यूटेंसिल्स हैं कुकिंग के, वो सब किसके बने होते हैं? यस, आइदर कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और स्टील। यस, स्टील इज़ ए अलॉय, स्टील इज़ एन अलॉय, यानी कार्बन और आयरन का मिलके बना होता है। समटाइम्स इसमें मैंगनीज भी होती है, ठीक है। तो एक बार फिर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जब हम हीट की बात करते हैं तो कंडक्शन की, तो दो तरह के मटेरियल्स हैं, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स द सब्सटेंसेस और मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजली, एंड द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम, उनको बैड कंडक्टर भी कहते हैं। तो गुड कंडक्टर हमारे लिए काम के हैं, उसी तरह बैड कंडक्टर्स भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल किसके बने होते हैं? हाँ, आइदर प्लास्टिक, वुडन, बिल्कुल। देन तो कंडक्शंस सॉलिड मटेरियल्स में होता है, और इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस, जो नेसेसरी कंडीशंस है वो क्या है कि जो भी हीट कैन बी conducted from one body to another only when they are in contact with each other and at different temperature। एक ज़्यादा गर्म और एक कम गर्म होनी ज़रूरी है, या एक गर्म और एक ठंडी होनी ज़रूरी है। then only we can observe the conduction or transfer of heat in solids, correct। फिर यहाँ हम ने देखा कि हीट कंडक्ट होती है, तो वो मटेरियल जो अलाउ करते हैं उनको हमने पढ़ा कंडक्टर्स, और जो अलाउ नहीं करते हीट उनके थ्रू पास होने को, उनको कहते हैं हम बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। अब इन बैड कंडक्टर्स का यूज़ क्या है वो हम पढ़ेंगे इसके आगे। यहाँ तक तुम पढ़ चुके थे
ठीक है। यहाँ देखो, टू शो दैट वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब यूँ तो हम कहेंगे मैडम उबलता है, गर्म हो जाता है, लेकिन वाटर इटसेल्फ इज़ अ बैड कंडक्टर, एयर इज़ ए बैड कंडक्टर, है ना। तो इसके लिए क्या किया, देखो क्या क्या चीज़ें ली हमने। आइस क्यूब्स लिया है, वायर गॉज मतलब जो जाली जैसा बना होता है ना आयरन का, अ बॉइलिंग ट्यूब एंड ए बंसन बर्नर्स। ये चीज़ें बेटा लेबोरेटरी में होती है, जब हमारी स्कूल खुलेगी तो हम लैब में जाके देखेंगे, है ना। मेथड क्या है, कैसे किया। फिल 3/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद वाटर, रैप ए पीस ऑफ आइस इन अ स्ट्रिप ऑफ वायर गॉज एंड पुट इट इनटू द टेस्ट ट्यूब। नाउ tilt the test tube and heat it near its mouth with the help of Bunsen burner until the water starts boiling। ये देखो आपको डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है कैसे ये रैप करके, बहुत पतली वाली जो वायर गॉज वाली आती है ना आयरन की जाली जैसी, उसमें उसको रैप करके ये रखा आइस क्यूब को। और ये बंसर बर्नर है, बंसन बर्नर लैब में होता है, उसमें इसको हम गर्म कर रहे हैं। इस तरह टिल्टेड मतलब टेढ़ी है ना। Wrap a piece of ice in a strip of wire gauze and put it into the test tube. Now tilt the test tube and heat it near its mouth with the help of Bunsen burner until the water starts boiling। पानी उबल नहीं जाता तब तक उसे हमें गर्म करना है। You see that the water begins to boil, but the ice placed in the lower part of the test tube रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी वो अभी भी आइस क्यूब ऐसा का ऐसा है, इट डजंट मेल्ट। इससे क्या पता चलता है, वाटर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इट शोज दैट हीट फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द वाटर हैज़ नॉट रीच्ड इट्स लोअर पार्ट, thus we conclude that water is a bad conductor of heat।